हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अब अच्छी तरीके से आप लोग जारी कर देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। और आपको पता ही होगा कि सीटेट का रिजल्ट कितने परसेंट आता है। अगर 100 लोग एग्जाम देते हैं तो 30% या फिर 25% ही पास होते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि लोग ये सोचते हैं कि अभी 6 महीने बाकी हैं, 5 महीने बाकी, 2 महीने बाकी हैं। ऐसे करते करते बिल्कुल वही दिन आ जाता है जिस दिन एग्ज़ाम होना होता है और वो लोग अपनी तैयारी को पूरा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीटेट का सिलेबस 1 महीने में 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15, 20, 25 इतने परसेंट ही लोग पास होते हैं, बाकी सब के सब फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको भी सीटेट में पास होना है तो आपको अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग नियमित रूप से क्लास अटेंड कीजिए, अच्छी तरीके के साथ में करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास रहने वाली है ईवीएस से संबंधित, जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन वो जो आपके सीटेट के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछे गए हैं अब तक। तो लगातार क्लास में बने रहेगा। जितने लोग नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास को, और शेयर करना जरूर है आप लोगों को। सिर्फ एक ही काम होता है, वीडियो को शेयर करना। बाकी आप लोग आराम से अपनी क्लास को अटेंड कीजिए और अंतिम तक जुड़े रहिएगा। 30 क्वेश्चन है क्लास में। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त कौन सी है। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में अगर बच्चों को जोड़ना है तो सबसे प्रभावशाली युक्त इन 4 विकल्प में से कौन से रहने वाली है। पहला ऑप्शन है किस्से कहानियाँ, जबकि दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, और चौथा ऑप्शन है कक्षा निर्देशन। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे अच्छी जो युक्त है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी किस्से और कहानियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, किस्से और कहानियाँ। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला ऑप्शन है ग्राफिक कौशल, दूसरा है स्थितीय कौशल, तीसरा है दिशात्मक कौशल, जबकि चौथा ऑप्शन है चित्रण कौशल। तो सभी लोग आंसर करेंगे। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को आंसर करना है। बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, चित्रण कौशल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, चित्रण कौशल। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती। पहला ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा ऑप्शन है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, चौथा ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। जो प्रश्न नंबर 3 है इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, जबकि तीसरा है लद्दाख, और चौथा ऑप्शन है दार्जिलिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन अब की बार जो हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ था 21 और 22 में, यानी दिसंबर और जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख जो है इसको हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से पुकारते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन है। अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चन की सही आंसर कर दिए तो आप एक तरीके से मान के चलिए कि अभी जो आपके 5 से 6 महीने बाकी उसमें आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। और अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन का ही सही आंसर कर पा रहे हैं तो आपको नियमित रूप से रोज़ 2 से 4 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप सीटेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो सकती है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है सहभागिता, तीसरा ऑप्शन है याद करना, और जो चौथा ऑप्शन है वह है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, याद करना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी है, याद करना। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं या एक है। यह कहना कि स्त्रियां जो होती हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है, अंधविश्वास है, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर मिथक है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार कि जो स्त्रियां होती हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है, तो यह है रूढ़िबद्ध धारणा। क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या कि जो स्त्रियां होती हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू व कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो आंसर आप लोगों को करना है नीचे दिए गए
चार ऑप्शनों में से ऐसे कौन से राज्य हैं जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, चौथा है उत्तराखंड और राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है कश्मीर के पड़ोसी राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो सभी को बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका हो। पहला ऑप्शन है योगात्मक कार्य, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पोर्टफोलियो, तीसरा है गृह कार्य, चौथा ऑप्शन है आवधिक परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी को आंसर करना था। इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है स्मरण, दूसरा है सहयोग, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा ऑप्शन है न्याय व समानता के प्रति चिंता। सभी लोग आंसर करिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप पढ़ाई चाहे कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके 90 नंबर की पेडागोजी आती है सारे सब्जेक्ट की मिला करके। अगर आपने अपनी पेडागोजी मजबूत कर ली तो आपको कोई भी सीटेट क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? न्याय व समानता के प्रति चिंता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका, न्याय व समानता के प्रति चिंता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं। कांसा जो होता है वह दो धातुओं से मिलकर के बना होता है। आपको बताना है कि वो दो धातुएं कौन कौन सी हैं जिनसे मिलकर के कांसा बना होता है। पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, जबकि दूसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और टिन, जबकि चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम और टिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है। कांसा जिन दो धातुओं से मिलकर के बना होता है वो कौन से हैं? वो है तांबा और टिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा और टिन। अगला क्वेश्चन है निर्धारण मापनी या फिर कहिए रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रेटिंग स्केल या फिर निर्धारण मापनी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है जांच सूच, जबकि तीसरा है अधिविन्यास, जिसका चौथा ऑप्शन है वह है लिखित प्रश्न। सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक बार शेयर कीजिए सभी लोग अपने साथियों के पास में इस क्लास को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन। क्या होगा? निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल में जो तकनीक का प्रयोग होता है वो होता है अवलोकन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवलोकन। अगला क्वेश्चन है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। पक्षी क्या करते हैं? अपनी गर्दन जो है बहुत अधिक हिलाते रहते हैं। इसका आपको बताना है कारण क्या है कि पक्षी अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। इसका कारण क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वे उड़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, जबकि चौथा ऑप्शन है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए वे अपनी गर्दन को बहुत इधर उधर हिलाते रहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारोत्तोलकों को प्रायः मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है। आपको बताना है कि जो भारोत्तोलक लोग होते हैं वो अपनी मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए किस आहार के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? विटामिन का, प्रोटीन का, वसा का या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का? तो इस क्वेश्चन का बताइए सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, दूसरा ऑप्शन है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण वृद्धि, जबकि तीसरा ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, चौथा ऑप्शन है वृद्धि और प्रजनन। तो बताइए ऐसा कौन सा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वृद्धि और प्रजनन जो है ये दोनों में मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण ताजमहल का रंग जो है वो
पीला पड़ गया है या फिर पीला हो रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जबकि चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो काफ़ी आसान और अच्छा क्वेश्चन बना था ये। इसका जो सही आंसर था वो था सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, जबकि तीसरा ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई करना, और जबकि चौथा ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो देखा जाए सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देख पाते हैं। आपको उन रंगों को बताना है इन ऑप्शनों में से वे कौन से रंग हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया वो हरा और पीला है, जबकि दूसरा ऑप्शन नारंगी और लाल है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है काला और सफ़ेद, जबकि जो नंबर 4 ऑप्शन है वो है बैंगनी और नीला। तो जो लोग रात में जागने वाले जानवर होते हैं, जो लोग रात में जागते हैं या फिर जो जानवर रात में जागने वाले होते हैं, उनको हर चीज़ किस प्रकार से दिखाई देती है, काला और सफ़ेद उनको दिखाई देता है सब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो, काला और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बना था। अब की बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में 2 या 3 शिफ्टों में यही क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। जिसका राइट आंसर हो जो था वो था गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कहाँ के लोग हैं वो, गोवा के लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन बीज नहीं है। पहला है साबूदाना, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है काली मिर्च, चौथा ऑप्शन है वो है सौंफ। तो सौंफ भी ये जो सौंफ होती है बीज होता है, काली मिर्च भी बीज होता है, गेहूँ भी बीज होता है गेहूँ, जबकि साबूदाना क्या होता है या बीज नहीं होता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से शब्द समूह हैं जो आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। मच्छर, डेंगू, लोह और गुड़, दूसरा है मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, तीसरा है लोह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, चौथा है लोह, मलेरिया, अनीमिया और रक्त। क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को सभी को बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होते हैं उनको पहला ऑप्शन है वो है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। दूसरा है विशेषतः पुस्तकों व परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इनमें से जो है वो क्या करना चाहिए, तो उसको प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसको प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त किया जाता है। डीजल, ग्रीस, कोयला और मोम। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं करते हैं। हमें पता है कि डीजल, ग्रीस और मोम जो है सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जबकि कोयला जो है ये पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। इसकी खुदाई की जाती है, अलग से कोयले की खानें होती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। दूसरा ऑप्शन है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं।
तीसरा ऑप्शन है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, जबकि चौथा ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो सभी लोग आंसर करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, आपको ये बताना था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। आपको बताना है कि डिसलेक्सिया इनमें से किस समस्या से संबंधित है, बोलने की, सुनने की, पढ़ने की। तो सभी लोग बताइए, या फिर बोलने सुनने दोनों की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, डिसलेक्सिया मीन्स होता है पढ़ने की समस्या। क्या हो जाएगा, पढ़ने की समस्या इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो बरगद के पेड़ की नहीं है, उनकी जो जड़ होती हैं उसकी नहीं है। पहला ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, जो जड़ें होती हैं वो शाखाओं के नीचे लटकती हैं बरगद की, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं क्या। देखते हैं तीसरा, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। चौथा, जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। जड़ें जो होती हैं खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। पूछा गया है कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी जो है सारे के सारे ऑप्शन सही थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि इनमें से कौन सी है, संवेग है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, भार है। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा द्रव्यमान। ये कैसी है, अदिश राशि द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। सभी को बताना है कि जो हमारे पेट में आमाशय में जो हमारा पेट होता है उसमें आमाशय रस की प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, उभयधर्मी या फिर अम्लीय होती है। तो काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन था। अम्लीय होती है, सबको पता होना चाहिए चीज़। आमाशय रस की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अम्लीय होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके अथवा इकट्ठा हुए जल से होती है या फिर हो सकती है। तो बताइए एक बार सभी लोग, ऐसी कौन सी बीमारी इन चारों में से है जो रुके अथवा इकट्ठा हुए जल से हो सकती है। काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन। ये हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो रुके या फिर इकट्ठे हुए पानी से फैलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उबाल कर, गूंद कर और भून कर। दूसरा ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। तीसरा ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। चौथा ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो खाना पकाने के तरीके जो हैं वो किस में दिए गए हैं, आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक कर, तल कर और भून कर। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया गया है भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। झारखंड कहाँ पर स्थित आपको बताना है। भारत का मानचित्र आप देखिए, पहला ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में। देख लेते हैं उड़ीसा कहाँ पर है, ये रहा उड़ीसा। आप लोगों को पता है कि ऊपर साइड में उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर पूरब है और इस साइड में पश्चिम है। तो आप लोग इसको याद रखना, ऊपर नीचे, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण है। और जब हम बैठे हैं जो हमारा राइट हैंड होता है उधर पूरब होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है उधर पश्चिम होता है। तो अब हम बात करेंगे कि उड़ीसा के किस साइड में झारखंड है। तो उड़ीसा के ऊपर साइड में झारखंड है, ये देखिए ये उड़ीसा है और ये झारखंड है। तो ये उत्तर में है, उड़ीसा के उत्तर में क्या है, झारखंड। इधर ऑप्शन भी दिया है उड़ीसा के उत्तर में झारखंड, ये तो सही हो गया। दूसरा है पश्चिम बंगाल के पूरब में झारखंड है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ये है। इसका पूरब किधर होगा, इधर होगा। इसका पूरब हो जाएगा हमारा राइट साइड में, तो ये गलत दिया है। इसके दक्षिण में झारखंड है, ना कि पूरब में, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है। उसके बाद तीसरा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में झारखंड है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण और पूरब में है क्या, छत्तीसगढ़ ये रहा है, इसका दक्षिण और पूर्व तो इधर हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। दक्षिण और पूर्व नहीं होगा क्योंकि इधर क्या है, ये ऊपर साइड में, इसके उत्तर साइड में है, उत्तर और पूर्व साइड में हो जाएगा। ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है क्या, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा और ये इसके पश्चिम में नहीं है, इसके पूर्व में है।
तो ये भी गलत हो गया, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ यही सही है, बाकी सबके सब गलत हैं। तो भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में हो जाएगा स्थित है ये। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। और एक बार इस क्लास को सभी के पास में आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हैं। कीजिए ज़रूर अपने साथियों के पास में, अगर आपका कोई ग्रुप बना है तो वहाँ पर ज़रूर क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।